तो हम लोग पढ़ रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 तरह का कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है। अब इसमें जो है इसको हम लोग बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये सब क्या हो गया? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो दोनों के बीच में जो कॉमन है, दोनों एटम के बीच में जो कॉमन इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। याद रखना है क्वेश्चन में कहीं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, तो वो हो गया कि दोनों के बीच में कॉमन है। समझ गया? उसके बाद इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ अनशेयर्ड है, ये यहाँ भी अनशेयर्ड है, यहाँ भी अनशेयर्ड। ठीक है। इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आया बात समझ में? अनशेयर्ड पेयर को लोन पेयर भी बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये जो बाहर में दिखाए हैं ये सब, ये हो गया अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। समझ गया ना। और ये क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये सब टर्मिनोलॉजी को याद रखना है। ठीक है। तो ये हुआ सिंपल मॉलिक्यूल। अब जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी देख लेंगे। ठीक है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे एग्जाम्पल। तो कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। लुईस सिंबल लिख दिए। इधर ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन। ठीक है। इसमें कितना होता है? 6 होता है। ठीक है। तो अब हम लोग कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है। 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8। ये हो गया हमारा कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया यहाँ, इस ऑक्सीजन का, और इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट इधर कंप्लीट हुआ। 2, 4, 6, 8, है ना। 2, 4, 6, 8 ऑक्टेट हो गया दोनों ऑक्सीजन का। कार्बन का भी ऑक्टेट हो रहा है। 2, 4, 6, 8। इधर ये कॉमन है 4 इलेक्ट्रॉन, इधर ये कॉमन है 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। ठीक है। इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हुआ। कार्बन में कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, लेकिन ऑक्सीजन पर बचा हुआ है ना। ऑक्सीजन पर बचा हुआ है कि नहीं? इसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसमें दो दो डबल बॉन्ड है। ठीक है। तो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकता है। अब जैसे हम लोग अगर अमोनिया का एग्जांपल लेंगे, NH3, इसमें भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये सब क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। NH3 है, यानी 3 बॉन्ड बन रहा है ना। 3 बॉन्ड बन गया, और एक तरफ हम 5 होता है टोटल आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। इसे एक तरफ 2 रख दिए और 3 तरफ 1 रख दिए, क्योंकि शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है। हाइड्रोजन का डबलेट होता है ना। हाइड्रोजन का ऑक्टेट नहीं होता है, डबलेट होता है। 2 में ही वो स्टेबल हो जाता है। और नाइट्रोजन का ऑक्टेट होना चाहिए 2, 4, 6, 8। हो गया कि नहीं? ठीक है। तो इसका हो गया नाइट्रोजन, इधर एक बॉन्ड बना, इधर एक बॉन्ड बना, और इधर एक बॉन्ड। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से स्टिक बना के दे देते हैं, जिसको हम लोग बॉन्ड भी बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम पेयर में लिख देते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। ठीक है। डिटेल में कोवलेंट बॉन्ड बनाने बहुत 10th में सिखाया है, 9th में भी सिखाया, 10th में भी सिखाया।
अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। पहला प्रॉपर्टी क्या देखेंगे? फिजिकल स्टेट देखेंगे। हाँ, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में है कि जो फिजिकल स्टेट जो कोवैलेंट कंपाउंड होगा, ठीक है ना। हाँ, एक्चुअली यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड लिखते हैं तो एक्चुअली ये कोवैलेंट कंपाउंड होगा, ठीक है ना, क्योंकि बिना कोवैलेंट बॉन्ड के कंपाउंड तो बनेगा नहीं। ठीक है, इससे पहले भी हम आयनिक बॉन्ड ही लिख दिए थे क्या? हाँ, तो वहाँ आयनिक कंपाउंड कर देना, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा तभी ना आयनिक कंपाउंड बनेगा। और प्रॉपर्टीज तो हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड का ना, कंपाउंड लिखे थे। हाँ हाँ, कंपाउंड लिखे थे, कंपाउंड। ये पहला फिजिकल स्टेट होगा, क्योंकि बॉन्ड का भी कोई फिजिकल स्टेट हो नहीं सकता है ना, कंपाउंड का ही फिजिकल स्टेट होगा। तो कोवैलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल जो होता है ना, कोवैलेंट कंपाउंड, वो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, ठीक है, और गैस में भी होता है, ठीक है ना। कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है वो सॉलिड भी मिलेगा, लिक्विड भी मिलेगा और गैस भी मिलेगा, ठीक है। होता क्या है कि चूंकि यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए एटम आपस में जुड़ के रहता है। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है, क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं मिलता है। सॉलिड भी बन रहा है तो क्रिस्टल नहीं है, समझ गया ना। उसमें थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह प्रेजेंट रहता है, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो साथ में रहता है, लेकिन वो क्रिस्टल नहीं है, एमॉर्फस इन नेचर है, सॉफ्ट सॉलिड रहता है, एमॉर्फस होता है, समझ गए कि नहीं। जैसे चीनी है ना, वो क्रिस्टल के जैसा दिखता है लेकिन वो एमॉर्फस है, सॉफ्ट सॉलिड है वो। नमक को छुओगे वो थोड़ा रुखड़ा रहेगा, चीनी को छुओगे थोड़ा सा सॉफ्ट लगेगा, चिकना लगेगा, समझ गया ना। तो दोनों क्रिस्टल में अलग नज़र आता है। चीनी क्रिस्टल की तरह जरूर दिखता है लेकिन है वो नहीं क्रिस्टल, वो सॉफ्ट सॉलिड है, क्योंकि वो कोवैलेंट मॉलिक्यूल से बना हुआ है। इसमें क्या होता है कि पहले एक मॉलिक्यूल बनता है, क्योंकि एटम और एटम आपस में दोनों का इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो साथ में रहना मजबूरी है ना। तो पहले मॉलिक्यूल बनता है, फिर मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल आपस में, तो ये सब क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड क्या है? मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, ठीक है ना। कोवैलेंट कंपाउंड क्या हो गया? मॉलिक्यूलर कंपाउंड। जैसे हुआ कि हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन मिल के क्या बना? H2, ठीक है। फिर बहुत सारा H2 आके H2 एक जगह जमा हो गया, तो पहले H2 बना। और सोडियम क्लोराइड में NaCl नहीं बनता है, बनता ही नहीं है, मॉलिक्यूल वहाँ बनता ही नहीं है। बहुत सारा आयंस बन गया, सब अरेंज हो गया एक साथ। सोडियम क्लोराइड जैसा NaCl करके कोई मॉलिक्यूल नहीं बनता है। लेकिन कोवैलेंट में क्या, पहले मॉलिक्यूल बनेगा। अगर हाइड्रोजन गैस बोले हैं तो एक मॉलिक्यूल ये हुआ हाइड्रोजन गैस का, इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल है, तीसरा मॉलिक्यूल, जितना मॉलिक्यूल। अब जैसे वाटर है ना, एक मॉलिक्यूल H2O बनेगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा, तीसरा मॉलिक्यूल बनेगा, इस तरह से लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल एक साथ आ जाएगा, है ना। एक गिलास अगर पानी है उसमें पता नहीं अरब खरब कितना मॉलिक्यूल होगा, गिनना मुश्किल होगा, समझिए कि नहीं। और वो सब आपस में जुड़ा हुआ है। वाटर सॉफ्ट होता है कि नहीं? लिक्विड की तरह है। क्यों ऐसा होता है? ना पोजीशन वगैरह सब बदल लेता है, रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि कोवैलेंट मॉलिक्यूल बनता है और मॉलिक्यूल के बीच में मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो बहुत ही वीक होता है। आगे समझ में? तो ये हुआ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। कोवैलेंट जो मॉलिक्यूल होता है, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड है ये बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन ये H2 मॉलिक्यूल बना, फिर दूसरा H2 मॉलिक्यूल, इस दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ना ये बहुत ही वीक होता है, ये स्ट्रांग है,
समझ गए। लेकिन इस दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड बना है इसको वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बोलते हैं। ये वीक बॉन्ड है, समझे? ये क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है। और ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड बना है ना, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो हम ना ग्लास में पानी है, एक सिलेंडर में गैस जमा करके कैसे रखते हैं, उसके बीच में अट्रैक्शन है तब ना, वो बहुत ही वीक अट्रैक्शन होता है। आया बस समझ में? तो इसीलिए ज़्यादातर तो गैस में ही रहेगा, ठीक है। 50% लिक्विड है और थोड़ा बहुत सॉलिड मिलेगा, जैसे यूरिया हो गया और एक आध उठो होगा, उनको यूरिया नाम याद आ रहा है, और भी कोई सॉलिड हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो अभी तुरंत बताए, चीनी है ना, सॉलिड में 2 एग्जाम्पल तुमको पता चल गया, शुगर है ना, और तो सॉफ्ट सॉलिड है ना, हाथ में भी लेंगे ऐसे मसल के हम उसको मेल्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये सॉफ्ट सॉलिड, बाकी नहीं तो लिक्विड रहता है, 50% तो लिक्विड रहता है। गैस कौन कौन रहेगा? जनरली होता है जो एलिमेंटल होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब गैस ही है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? गैस है, ठीक है। आयोडीन गैस नहीं है, ये सॉलिड, समझ गया। ब्रोमीन जो है गैस लिक्विड दोनों रहता है, मतलब लिक्विड रहेगा साथ में गैस भी रहेगा, ये प्योरली गैस हो जाता है, समझ गया। तो गैस और लिक्विड में मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है, थोड़ा बहुत सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आया वो समझ में? हाँ, जैसे ऑक्जेलिक एसिड है वो भी सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो है बहुत सारा कोवैलेंट मॉलिक्यूल है जो सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, लेकिन सॉफ्ट होता है, वो क्रिस्टलाइन नहीं होता है, वो एमॉर्फस सॉलिड होता है। कैसा होता है? एमॉर्फस सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता है। आ गया समझ में? क्यों होता है सॉलिड लिक्विड गैस में? अगर सॉलिड है भी तो सॉफ्ट है, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। ये क्या होता है? मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है, फिर वो मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करता है। तो जो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो बहुत ही वीक होता है। तो जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो दूर दूर रहता है। तो बहुत ज़्यादा दूर है तो गैस है, थोड़ा मॉडरेट है तो फिर लिक्विड है, और थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ तो सॉलिड बन गया, और भी सॉफ्ट सॉलिड बना जिसको हम आसानी से उसको डिसमेंटल कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या देखेंगे? दूसरा देखेंगे, नॉन कंडक्टिंग होता है। नॉन कंडक्टिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या हुआ? इससे पास नहीं हुआ। पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों होता है? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, आयन भी नहीं है। पहले तो पानी में जल्दी घुलता ही नहीं, पानी में पहले घुलता नहीं है, घुल भी गया तो आयन में कन्वर्ट नहीं होता है, मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, बस इतना ही। अगर किसी चीज़ में घुल भी गया तो मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, एटम तो अलग होगा ही नहीं। एटम अलग होगा तब ना आयन बनने का चांस रहेगा, एटम अलग होता ही नहीं है। एटम तो आपस में शेयर किया हुआ है, तो मॉलिक्यूल अलग होता है, और मॉलिक्यूल बना हुआ है तो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना तो हाइड्रोजन का 2 एटम आपस में शेयर है ना, उसका इलेक्ट्रॉन तो शेयर्ड है, कॉमन है दोनों का, ठीक है। आया बात समझ में? इसलिए इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तब तो पार्टिसिपेट करेगा ना, हाँ, कंडक्शन में। तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, नो प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और पानी में डिजॉल्व होने के बाद या किसी भी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने के बाद वो आयन में कन्वर्ट होता ही नहीं है, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। जब चीनी पानी में घुलता है, चीनी घुलता है ना पानी में, तो चीनी जब पानी में घुलता है तो
कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का आयन नहीं बनता है। समझ गए? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल निकलता है, फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल निकलता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल उसमें निकल जाता है। तो मॉलिक्यूल निकला, एटम तो निकला ही नहीं, तो आयंस कैसे बनेगा? समझ गया ना? अब मॉलिक्यूल जब बना हुआ है तो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। मॉलिक्यूल जब बना हुआ ही है तो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा तब तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, ठीक है? और आयन भी में भी कन्वर्ट नहीं होता है डिजॉल्व होने के बाद, तो इसीलिए ये नॉन कंडक्टर होता है या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो, है ना? आया बात समझ में? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो भी लिखना हो लिख सकते हो, ठीक है? कारण क्या है? कारण क्या है? नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ आयन। कारण क्या है? नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ आयन एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ आयन एज वेल एज नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री। ठीक है? फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, आयन भी नहीं है, दोनों, यही दो में से कोई एक फैक्टर चाहिए तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। दोनों ही फैक्टर गायब है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी इससे पास नहीं कर सकता है। ठीक है? आ गया समझ में? उसके बाद तीसरा है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग मेल्टिंग का मतलब क्या हुआ? सॉलिड के साथ होता है मेल्ट। हाँ, मेल्ट में होता क्या है एक्चुअली? उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो अलग अलग होता है। पिघलना है क्या चीज़? पिघलना तो नॉर्मल वर्ड है। पिघलना होता क्या है? व्हाट इज मेल्टिंग? जो सारा एटम्स और मॉलिक्यूल साथ में है वो अलग अलग है। ठीक है ना? तो जब हम सॉलिड है इसको जब हम मेल्ट करने जाते हैं तो ये इसका मॉलिक्यूल अलग अलग होता है, एटम अलग अलग नहीं होता है। ठीक है ना? जैसे हम चीनी को मेल्ट करेंगे, ठीक है? मेल्ट करना आसान नहीं है, उसको एयर प्रेजेंट रहेगा तो मेल्ट नहीं होगा, जल जाएगा, क्योंकि कार्बन का प्रोडक्ट है ना। तो इसलिए उसको इनर्ट कंडीशन में गर्म करेंगे तब वो मेल्ट होगा। समझ गए? नहीं, वैक्यूम बनाना पड़ेगा तभी ये मेल्ट होगा। ऑक्सीजन नहीं चाहिए, कोई एयर का कोई भी गैसेस नहीं चाहिए, तब मेल्ट होगा। समझ गए ना? मेल्ट जल्दी हो जाएगा। क्यों मेल्ट जल्दी हो जाएगा? क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, जो आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में वेरी वेरी वीक होता है। समझ गए? आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले ये जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, जिसको हम लोग वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, वो वेरी वेरी वीक होता है। इसलिए कम एनर्जी में ही वो फोर्स और भी वीक हो जाता है, और मॉलिक्यूल छोड़ देता है एक दूसरे को, अलग हो जाता है। यही हुआ मेल्टिंग। और ज़्यादातर तो लिक्विड रहता है, और जब हम बॉयल करते हैं तो ये मॉलिक्यूल और भी दूर दूर चला जाता है। बॉयल करने का मतलब क्या हुआ? लगभग वो फ्री हो गया एक दूसरे से। तो और जब हम एनर्जी देते हैं तो वो इस पहले से ही वीक बॉन्ड है, पहले से ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब हम उसमें हम डालेंगे और दे देंगे एनर्जी तो आराम से स्प्लिट हो जाता है, अलग हो जाता है। इसलिए कम एनर्जी देना पड़ता है मॉलिक्यूलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। मॉलिक्यूलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी बहुत ही कम जरूरत पड़ता है, इसीलिए लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट है। क्योंकि हमको यहाँ पर एनर्जी देने के बाद कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना ही नहीं है ना, यहाँ तो मॉलिक्यूलर बॉन्ड को तोड़ना है, आयनिक बॉन्ड को तोड़ना नहीं है, कोवलेंट बॉन्ड को भी तोड़ना नहीं है। तोड़ना किसको है? मॉलिक्यूलर बॉन्ड को। वो बहुत ही वीक होता है, बहुत कम एनर्जी लगता है, इसीलिए इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आएगा सॉल्युबिलिटी।
ठीक है। सॉल्युबिलिटी में क्या होगा, जनरली इनसॉल्युबल, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा क्योंकि नेचर सेम है ना। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी मॉलिक्यूलर बॉन्ड है और इसमें भी सब ऑर्गेनिक ही है ना दोनों। कोवलेंट मॉलिक्यूल तो जनरली ऑर्गेनिक ही होता है ना, नॉन इनऑर्गेनिक बहुत कम होता है। तो जो कार्बन कंपाउंड के बीच, कार्बन का जितना भी कंपाउंड है उसमें कोवलेंट बॉन्ड है ना। कंपाउंड जो बना है कोवलेंट बॉन्ड से बना है, लेकिन उसका मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट जो किया वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। और जितना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसके मॉलिक्यूल के बीच में भी वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। तो इसलिए क्या करा है, ये वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके बॉन्ड बना लेता है, इसलिए डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। वाटर के बीच, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। वाटर के बीच में कौन सा बॉन्ड है मालूम है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? पढ़ोगे इस चैप्टर के लास्ट में उसको है। वो भी वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, लेकिन वो लगभग कोवलेंट बॉन्ड के जितना मजबूत होता है। कोवलेंट बॉन्ड जितना तो नहीं, मतलब लगभग कोवलेंट बॉन्ड है उससे कम रहता है स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो कोवलेंट बॉन्ड के जैसा ही मजबूत रहता है, इसीलिए उसको तोड़ नहीं पाता है ये, क्योंकि ये सारे में क्या रहता है, सिंपल वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। ठीक है, तो पुराना बॉन्ड तोड़ेगा तब तो नया बॉन्ड बनाएगा। तो घुलने के लिए पुराना बॉन्ड तोड़ेगा तब ना। दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में घुसना है तो दोनों को पहले अलग करेंगे, बंटवारा करेंगे तो ना। हाँ, घुलने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीच में जाना पड़ेगा। दो आदमी है, हाँ, तो घुलने का मतलब क्या हुआ, बीच में घुसेंगे। बीच में कैसे घुसेंगे, इधर धक्का मार के इसको भगवा, इधर धक्का मार के इसको भगवा, है कि नहीं। तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है उसको तोड़ेंगे तब ना, या बॉन्ड को खींच के लंबा करेंगे, हाँ, तभी ना होगा। ऐसे तो संभव नहीं है। आया बात समझ में। तो उसके करने के लिए हमको जो है एनर्जी चाहिए कि नहीं, हाँ, नहीं संभव है, नहीं हो पाता। ठीक है कि नहीं। उसके बाद आयनिक कंपाउंड जो है वो आयनिक रिएक्शन देता है, और कोवलेंट कंपाउंड जो है मॉलिक्यूलर रिएक्शन देता है। ठीक है, क्योंकि जब किसी चीज में डिजॉल्व होता है तो मॉलिक्यूल के रूप में डिजॉल्व होता है, आयंस के रूप में डिजॉल्व होता ही नहीं। एटम अलग अलग होता ही नहीं। पहला तो वाटर में जल्दी डिजॉल्व होता नहीं है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जब ये डिजॉल्व होता है तो ये टूटता है, अलग अलग होता है। लेकिन अलग अलग भी होता है तो मॉलिक्यूल के रूप में अलग होता है। मॉलिक्यूल टूट के एटम के रूप में नहीं कन्वर्ट होता है। तो रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, मॉलिक्यूल ही ना। इसीलिए मॉलिक्यूलर रिएक्शन ये देता है। समझ गए, रीअरेंजमेंट। मॉलिक्यूलर रिएक्शन कैसे होता है, पहले से जो बॉन्ड बना हुआ है उस बॉन्ड को तोड़ेंगे, पुराना ओल्ड कोवलेंट बॉन्ड तोड़ेंगे और नया कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो मॉलिक्यूल ही जाएगा किसी के पास, उसके बॉन्ड को तोड़ेगा थोड़ा मार के, ठीक है, फिर नया बॉन्ड बनाएगा। हैं, आई बात समझ में। तो मॉलिक्यूल ही मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है ना। कोवलेंट कंपाउंड कैसे रिएक्ट करता है, मॉलिक्यूल से टकराता है। और आयनिक रिएक्शन में क्या होता है, आयन और आयन टकराता है, क्योंकि जितना भी आयनिक कंपाउंड है पानी में घुलने के बाद वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, क्रिस्टल में नहीं रहता है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्टीमेट चीज वहाँ आयन बना, इसलिए आयन और आयन में इंटरेक्शन होता है, इसलिए वहाँ आयनिक रिएक्शन होगा। और यहाँ पर जब इसको किसी चीज में घुलाते हैं कोवलेंट कंपाउंड को, तो ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, आयन में कन्वर्ट नहीं होता है, एटम में कन्वर्ट नहीं होता है। किस में कन्वर्ट होता है, मॉलिक्यूल में। तो मॉलिक्यूल से टकराएगा, तो मॉलिक्यूल से जब टकराएगा तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा, दोनों एक दूसरे का बॉन्ड तोड़ेगा टकराने के बाद।
माथा फोड़ोगे दोनों का माथा फूटेगा कि नहीं? हाँ, माथा फूटा तब न मरहम पट्टी दोनों का लगा चेंज हो गया, रिएक्शन हो गया, है कि नहीं? आई बात समझ में? तो वही बात है यहाँ पर। तो मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है, इसलिए इसमें जो रिएक्शन होता है वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज, किसका हो गया? कोवैलेंट मॉलिक्यूल का, ठीक है।